नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ दोस्तों, जो कि गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर आ रही है और भारतीय सेना को इस साल गाइडेड पिनाका रॉकेट का पहला बैच मिलने वाला है। दरअसल 2024 में इसके सफल उड़ान परीक्षण किए गए थे और ये जो परीक्षण थे उसे 3 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया था, यानी कि 3 फेजेस में ये टेस्ट पूरे किए गए। गाइडेड पिनाका की सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी रेंज, जो कि 75 किलोमीटर तक है और सैल्वो मोड में ये कई लक्ष्यों को सटीकता के साथ भेज सकती है। दोस्तों, गाइडेड पिनाका की एक खास बात और है, जिसमें कि इसमें सटीकता को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक नेविगेशन, कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम को शामिल किया गया है और धीरे धीरे गाइडेड रॉकेट जो हैं वो वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले जो कुछ पुराने अनगाइडेड वेरिएंट्स हैं उनकी जगह लेंगे। और कई देश दोस्तों गाइडेड पिनाका को लेकर बातचीत भी कर रहे हैं, यानी कि भारत को आने वाले वक्त में इसके बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने दोस्तों अब अनमैन्ड लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, जिन्हें कि ULPGM-V3 कहा जाता है, उन्हें अब हेक्साकॉप्टर से लॉन्च करके टेस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी एक बड़ी भी मारक क्षमता होगी और ये जो ULPGM-V3 है वो पहले के मॉडल की तुलना में काफी एडवांस है, जो कि रेंज, सटीकता और एडेप्टिबिलिटी में सुधार का दावा करती है। और यही नहीं, ULPGM-V3 का विकास डीआरडीओ और अडानी डिफेंस दोनों ने किया है और इस परीक्षण के लिए एक UAV, जो कि खास तौर पर एक हेक्साकॉप्टर है, उसे भी तैयार कर लिया गया है। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के जो रणनीतिक लक्ष्य हैं उनके खिलाफ किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की SSS डिफेंस को स्वदेशी सेबर स्नाइपर राइफलों का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। बैंगलोर बेस्ड SSS डिफेंस, जिन्होंने घरेलू रूप से .338 लापुआ मैग्नम सेबर स्नाइपर राइफलों को तैयार किया है, उसे उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। हालांकि किस देश को एक्सपोर्ट किया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो है कि ये भारत के जो सैन्य उपकरण है उनकी प्रभावशीलता को इंटरनेशनल मार्केट में प्रदर्शित भी करता है। दरअसल दोस्तों, ये जो .338 सेबर स्नाइपर राइफल्स हैं, इन्हें खास तौर पर एलिट मिलिट्री स्नाइपिंग और स्पेशल लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि लंबी दूरी के अभियानों में काफी कारगर होते हैं। .338 लापुआ मैग्नम, इसकी रेंज 1500 मीटर है और कहा यह भी जा रहा है कि ये इससे अधिक दूरी तक अपने लक्ष्यों को भेज सकती है। इसका डिजाइन और परफॉर्मेंस भी काफी हाई लेवल का है। बता दें कि इस राइफल के डिजाइन में एक कॉम्पैक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड भी शामिल है, जो कि इसके ऑपरेटर को शहरी यानी कि अर्बन सेटिंग से लेकर भीड़ वाले इलाकों तक बदलते हुए ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में तेजी से ढलने की अनुमति देता है। साथ ही सेबर राइफलों में फुल रेल 4 एंड के साथ कई सारी एक्सेसरीज को जोड़ा जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत और फ्रांस के संबंध किसी से छिपे नहीं है। फ्रांस ने लगातार भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है। ऐसे में दोस्तों, फ्रांस का एक और ऑफर भारत के सामने आया है, जो कि सुफरेन क्लास की पनडुब्बियों का है। यहाँ पर दोस्तों फ्रांस ने भारत को सुफरेन क्लास की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाने वाली जो अत्याधुनिक पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम है, उसकी टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने का प्रस्ताव दिया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जिसका भारत को एक बड़ा फायदा मिल सकता है। और पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम दोस्तों, जो ट्रेडिशनल प्रोपेलर आधारित प्रपल्जन सिस्टम है, उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन माना जाता है। ये टेक्नोलॉजी पनडुब्बी में पानी खींचने और इसे नोजल के माध्यम से बाहर निकालने के लिए पंप का इस्तेमाल करती है, जिससे कि थ्रस्ट पैदा होता है। और यही नहीं दोस्तों, इसका डिजाइन ऐसा है कि जो कि शोर को भी काफी कम कर देता है, यानी कि पनडुब्बी स्टेल्थ हो जाती है और इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और स्टेल्थ सबसे महत्वपूर्ण कारक है मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में। फ्रांस की सुफरेन क्लास की जो पनडुब्बियां हैं, इन्हें दुनिया के सबसे उन्नत परमाणु पनडुब्बियों में से एक बनाता है। इसका एकॉस्टिक सिग्नेचर भी काफी कम है, इसलिए भारतीय नौसेना का ध्यान भी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, क्योंकि भारत अपने P-76 और P-77 प्रोग्राम के तहत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो अटैक सबमरीन्स है उन्हें तैयार करने की योजना बना रहा है। और P-76 और P-77 जो प्रोग्राम्स हैं वो भारत की अपनी पानी के नीचे लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जहां पर भारत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली जो अटैक पनडुब्बियां हैं उनकी एक नई क्लास को विकसित करना चाहता है। और रक्षा मंत्रालय भी दोस्तों भारतीय नौसेना के P-76 और P-77 प्रोग्राम के लिए पंप जेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी हासिल करने में काफी गहरी रुचि भी दिखा रहा है। बता दें कि फ्रांसीसी नौसेना का जो डेलीगेशन है वो भारत की यात्रा पर है और इस दौरान दोनों देशों के बीच पंप जेट प्रपल्जन सिस्टम के बारे में बातचीत की जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों भारत के सामने एक प्रॉब्लम और है कि क्या भारत को ये टेक्नोलॉजी फ्रांस से लेनी चाहिए या फिर भारत को अपने P-76 और P-77 के लिए स्वदेशी रूप से पंप जेट प्रपल्जन को तैयार करना चाहिए। हालांकि बात बाद में आएगी, लेकिन फिलहाल इसके ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई है और ये फ्रांस का एक बहुत बड़ा ऑफर भी भारत के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी यानी कि डील देहरादून ने डेटा लिंक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म प्रोग्राम के तहत C-बैंड लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक का सफल परीक्षण किया है। और ये परीक्षण दोस्तों कैप्स बेंगलुरु के HS-125-800 हॉकर एयरक्राफ्ट पर किया गया है
और ये ट्रायल्स ग्राउंड अर्थ स्टेशन और एक चलती गाड़ी के बीच जमीन आधारित परीक्षणों से शुरू हुए, जिसमें कि गतिशील परिस्थितियों में डेटा लिंक सिस्टम की विश्वसनीयता सुनिश्चित हुई है। आपको बता दें कि एयरबॉर्न डेटा लिंक के लिए लाइन रिप्लेसेबल यूनिट को HS-125-800 हॉकर विमान पर पहले सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, जो कि मौजूदा प्लेटफॉर्म में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करने में महत्वपूर्ण कदम है। 1.8 मीटर के टारगेट ट्रैकिंग और कंट्रोल सिस्टम का उसके परफॉर्मेंस के लिए मूल्यांकन किया गया, जो कि सफल रहा। बता दें कि इस टेस्ट के दौरान हाई डेटा ट्रांसफर बना रहा, जो कि रियल टाइम के बैटलफील्ड कम्युनिकेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। बता दें कि सिस्टम ने GPS और RF मोड दोनों में 250 किलोमीटर की हवाई दूरी तक सटीक ट्रैकिंग प्रदान की, जिससे कि लंबी दूरी के संचालन के लिए इसकी क्षमता भी प्रदर्शित हुई है। यानी कि दोस्तों, ये जो डेटा लिंक टेक्नोलॉजी है उसमें उन्नति यानी कि प्रगति न केवल मिलिट्री विमानों की ऑपरेशन क्षमताओं को बढ़ाएगी, बल्कि सुरक्षित हाई स्पीड वाले कम्युनिकेशन चैनल प्रदान करके मिशनों की एक विस्तृत श्रृंखला का भी ये समर्थन करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, 2025 में भारत के AMCA प्रोग्राम के लिए एरो इंजन बनाने को लेकर एक बड़ी डील हो जाएगी। और आप सब जानते हैं कि AMCA के लिए लगभग 110 किलोन्यूटन का थ्रस्ट देने की आवश्यकता होगी, और इस वक्त भारत केवल 2 जो एरोस्पेस कंपनियां हैं उनसे बातचीत कर रहा है, जिसमें कि फ्रांस की साफ्रान और UK की रॉल्स रॉयस है। अब यहाँ पर एक बात और सामने आई है, AMCA जो कि भारत का स्टेल्थ फाइटर जेट है, आप सब जानते हैं कि यहाँ पर इंजन का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल एक टेक्नोलॉजी का निर्णय नहीं है, यानी कि तकनीकी निर्णय नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक निर्णय भी होगा, जो कि फाइटर जेट के परफॉर्मेंस से लेकर भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी सब कुछ को प्रभावित करता है। यहाँ पर दोस्तों इंजन एक पहेली इसलिए भी बना हुआ है भारत के लिए, क्योंकि 2 ऑफर जो आ रखे हैं साफ्रान और रॉल्स रॉयस की तरफ से, इन दोनों ही ऑफर्स को भारत ठुकरा नहीं सकता। दरअसल यहाँ पर जो साफ्रान की अगर हम पहली बात करते हैं, तो साफ्रान ने एक नए इंजन कोर के कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट का प्रस्ताव दिया है, यानी कि सहयोगात्मक तरीके से वो भारत के साथ इसे बनाना चाहता है, जो कि 110 से 120 किलोन्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। यही नहीं, साफ्रान इसके लिए भारत को फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है, जिससे कि न केवल भारत इंजन का निर्माण कर सकता है, बल्कि ओपनली यानी कि स्वतंत्र रूप से इंजन को मॉडिफाई भी कर सकता है और एडवांस भी कर सकता है। और इसका फायदा भारत के मेक इन इंडिया पहल और डिफेंस में आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरी तरफ रॉल्स रॉयस की अगर बात करते हैं, उन्होंने अपने EJ-200 जैसे हाई थ्रस्ट वाले इंजन के साथ अपना ये ऑफर भारत को दिया है, जो कि यूरोफाइटर टाइफून को पावर दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों रॉल्स रॉयस भी भारत के साथ इसका को डेवलपमेंट और प्रोडक्शन करना चाहता है। यही नहीं, बकायदा वो इंजन के लिए भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि IPR भी देने को तैयार है, जो कि लॉन्ग टर्म में भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों भारत AMCA को सुपर क्रूज क्षमता और स्टेल्थ सुविधाओं के साथ तैयार कर रहा है, जिसमें कि न केवल एक हाई थ्रस्ट वाले इंजन की जरूरत होगी, बल्कि इसकी दक्षता, विश्वसनीयता और एडवांस थर्मल मैनेजमेंट वाले इंजन की आवश्यकता होगी। ऐसे में भारत को दोनों में से किसी एक को बहुत ही सावधानी पूर्वक चुनना होगा। अगर यहाँ पर दोस्तों भारत फ्रांस को चुनता है, तो ऐसे में भारत इंजनों का रखरखाव और जो अपग्रेडेशन के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता है उसे कम कर सकता है, जिसमें कि भारत में एक डोमेस्टिक इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का। यानी कि साफ्रान और रॉल्स रॉयस दोनों ने ही अपनी जबरदस्त ऑफर्स भारत को प्रेजेंट किए हैं। साफ्रान की पेशकश तो भारत को आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ाएगी, और जिसमें कि वो पूरा तकनीकी हस्तांतरण भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इंजन टेक्नोलॉजी में रॉल्स रॉयस का भी एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए भारत के लिए दोनों में से किसी एक को चुनना बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, जिसके बारे में सुखोई के डिजाइन ब्यूरो ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 6th जनरेशन का फाइटर जेट, जिसमें कि एक अत्याधुनिक पावर प्लांट होगा, जिसकी क्षमताएं काफी बेहतर होंगी। और यहाँ पर सबसे खास बात यह कि वो एक ऐसा इंजन तैयार कर रहे हैं 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए, जो कि ईंधन खपत कम करेगा और हाई थ्रस्ट जनरेट करेगा। यही नहीं, इसके अलावा उनके 6th जनरेशन फाइटर जेट में स्टेल्थ क्षमताएं, ऑटोनोमस सिस्टम, हाइपरसोनिक स्पीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युद्ध के लिए एक नेटवर्क अप्रोच भी शामिल होगी। यहाँ पर रशिया का मेन फोकस है पावर प्लांट, क्योंकि ऑलरेडी रशिया 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो तैयार कर चुका है, लेकिन वो एक ऐसा इंजन बनाना चाह रहा है जो कि न केवल हाई थ्रस्ट जनरेट करे, बल्कि ईंधन की खपत भी कम करे और लंबी दूरी के मिशनों को अंजाम दे सके। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये फाइटर जेट उनका सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मैनूवर्स कर सकता है। सुखोई की डिजाइन टीम इस एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जो कि फाइटर जेट के ओवरऑल परफॉर्मेंस से समझौता किए बिना ईंधन के कुशल उपयोग की अनुमति देगा। यानी कि रशिया का 6th जनरेशन का फाइटर जेट अपने स्टेल्थ क्षमता, अपनी स्पीड, ऑटोनोमस सिस्टम, हाइपरसोनिक क्षमता के साथ आएगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।